जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। फटाफट जो है कि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। कल लास्ट क्लास में हमने ये वगैरह देखा था, है ना, कि ये कारण क्या है कि हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, उसका दोनों पार्ट नहीं देख पाते हैं। इसमें हमने आपको डिस्कस की थी कि चूंकि चंद्रमा जो है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं, दोनों पक्ष नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इनके कक्षीय समतल से बनाती है। जो आपका समतल कोण है ना, समतल कोण देखेंगे तो 66.5 डिग्री का है, जबकि एक्सिस पे जो कोण बनता है वो 23.5 डिग्री का है ना। इस तरीके से कोण जो है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखा है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो यहां पे बात किया जा रहा है कि सिर्फ अर्थ की बात मत कीजिए, आप सन की भी बात कर लीजिए, सूर्य की भी बात कर लीजिए, और जितने हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 2 ग्रहों को निकाल दीजिए, 2 नंबर वाले ग्रह, स्टार्टिंग से 2 नंबर ग्रह और एंड से 2 नंबर ग्रह। 2 नंबर वाले आदमी क्या होते हैं, गलत होते हैं, उल्टा काम करते हैं, सही काम करते नहीं है। तो 2 नंबरी लोगों को हटा दीजिए, बाकी सारे लोग जितने भी हैं, सन इंक्लूडिंग आपका मून, इंक्लूडिंग आपका जो है कि ऑल 6 प्लेनेट, सभी 6 ग्रह की जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व है यानी कि सूर्योदय कहां पे होगा, पूरब में होता। सूर्यास्त कहां पे होगा, पश्चिम में होगा। जबकि शुक्र और अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लेनेट हैं जहां पर सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में अस्त होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह कहलाते हैं गैसीय ग्रह। इन्हें आउटर प्लेनेट भी कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसीय जाइंट भी बोलते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पूर्ण गोल है, पूर्ण गोल नहीं है, ये ज्वाइड शेप में है। ज्वाइड शेप मतलब कि कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का की है। थोड़ा सा हाथ गड़बड़ कर देता है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना। चलिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है महासागरों में, महासागरों में सबसे अधिक जल पाया जाता है। अप्रॉक्स आपके 70%, 70% के आसपास क्या है, जल है। जबकि लगभग 29-30% के आसपास क्या है, जमीन है। और जल में भी सबसे ज्यादा कहां पे है, महासागरों में है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पे है, आइस कैप के फॉर्म में है। आइस कैप, आइस का मतलब कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में है ना, पहाड़ों के बर्फ के फॉर्म में है। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर कितना है, 23.5 डिग्री का है। पृथ्वी
इसका अर्थ है पृथ्वी के गोलार्ध, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पे 23.4 लिखा लेकिन 23.5 है। इसका अर्थ है पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं, है ना। चलिए आगे। भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी को घेरता है, पृथ्वी को घेरता है का मतलब ये कितने परसेंट है, तो अप्रॉक्स 2.5% है, अप्रॉक्स 2.5% है। और किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, उपग्रह या ग्रह का मार्ग कहलाता है कक्षा, ऑर्बिट कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा, सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। उसके बाद देखेंगे तो सूर्य, दूसरा निकटतम खगोलीय पिंड सूर्य। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर और उपसौर। अप मतलब ज्यादा, उप मतलब कम। तो जब भी ज्यादा दूरी की बात आएगी कि पृथ्वी, अब लोकेशन की बात है ना, तो लोकेशन में देखेंगे तो जब परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो परिक्रमा करती है तो दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन वो आता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होती है ना, नजदीक होती है यानी दूरी कम होगी, दूरी क्या होगी? कम होगी। दूसरा कंडीशन वो आता है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होगी, तो बहुत ज्यादा दूर होगी, है ना, तो दूरी ज्यादा होगी। तो दूरी ज्यादा होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। और दूरी कम होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर। उपसौर बोलते हैं। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, समान रहता है। वह शिक्षण सहायक सामग्री जो महाद्वीपों के अनुपालित क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोग है ग्लोब। सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। अब देखिए यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है ना, ये जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में देखेंगे तो यहां पे आपको बीच में ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के बाद देखेंगे तो यहां पे आपको एक रेखा मिलेगी, एक यहां पे 66.5 डिग्री पे रेखा मिलेगी, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब इसी दो रेखाओं के बीच में, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में सूर्य हमेशा क्या करता है? ट्रेवल करता है, घूमता रहता है। तो इसके बीच में कर्क और मकर बार चमकेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 बार चमकेगा, 2 से ज्यादा बार नहीं चमकेगा सीधी रेखा में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि अहमदाबाद 72 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसको पढ़ने का तरीका है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ये ईस्ट लिखा है मतलब कि पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय होगा, क्या होगा? ठीक है। यदि भारत का मानक समय रेखा पे 8 बज रहा है, मानक समय रेखा पे क्या है? 8 बज रहा है, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होगी? तो यहाँ पे टाइमिंग में सीधा सीधा आप 40 मिनट घटा दीजिए लगभग, है ना। तो 40 मिनट घटा देंगे तो आपका 7:20 मिल जाएगा। भारत की मानक देशांतर है, मानक देशांतर रेखा क्या है? लगभग आपका 82.5 डिग्री,
82.5 डिग्री है ना, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 180 देशांतर कहलाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री से क्या होता है, हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित करते हैं, जबकि 180 डिग्री से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क। मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और आपका राजस्थान आ जाएगा, थोड़ा सा उसका पार्ट आज आ जाता है, गुजरात आ जाता है। इस तरीके से करके 8 जो है कि राज्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है, तो दिन और रात को विभाजित करने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति रेखा बोलते हैं, प्रदीप्ति रेखा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है बिग बियर, बिग बियर, लिटिल बियर, है ना। और उसके बाद देखेंगे तो मृग तारा मंडल, जिसे हंटर जो है कि स्टार हंटर मंडल, शिकारी मंडल भी बोलते हैं। 2 शहर एन और एम है, ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूरब और 15 डिग्री पश्चिम में है, ठीक है, पर स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच में समय का अंतर कितना होगा, 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। चलो, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पे घूमने में समान समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय कहलाता है पृथ्वी दिन, अर्थ डे, अर्थ डे, पृथ्वी दिन कहलाता है। विषुव के दिन सूर्य की स्थिति, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर पड़ती है। आगे, पिंड जिसमें अपनी ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो तारों की प्रकाश से, रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। उपग्रह भी है, अगर कोई प्राकृतिक उपग्रह भी है वो भी चमकता है, जैसे मून है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा की अपना प्रकाश थोड़ी है, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है नहीं, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, तो होता क्या है कि उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पड़ करके वहां से, है ना, फिर से रिफ्लेक्ट होके जो है कि पृथ्वी पे आती हैं, तो वही चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है, वैज्ञानिक व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है,
वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर ने की है, इस चीज को भी याद रखिएगा। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, या थोड़ा सा ये उल्टा सीधा यहां पे दे रखा है, यानी पृथ्वी किस गैलेक्सी में लोकेटेड है या किस आकाशगंगा में लोकेटेड है, स्थित है, या पृथ्वी या हम जिस आकाशगंगा में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिल्की वे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे दुग्ध मेखला। आकाशगंगा नहीं, इसको हटा दो, दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर ऐसे समझिए कि दुनिया में बहुत सारे लड़के लड़की हैं, उनको कंबाइंड रूप से सबके लिए जो है गर्ल्स एंड बॉयज जो है कि हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, लेकिन हमारा अपना एक इंडिविजुअल भी तो नाम है ना। तो वैसे ही बहुत सारी गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी गैलेक्सी जिनको आकाशगंगा है, बहुत सारी आकाशगंगा है, उसमें से एक आकाशगंगा हमारी भी है, और उस एक आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। मिल्की वे है ना। चलो, सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये सूर्य से छोटा है। सूर्य से क्या है? छोटा है। सूर्य की उम्र कितनी है अभी? सूर्य की कुल उम्र देखेंगे ना, कुल उम्र, कुल उम्र, कुल उम्र देखेंगे तो 10 बिलियन है, बिलियन ईयर है, 10 बिलियन ईयर है। वर्तमान देखेंगे, वर्तमान उम्र देखेंगे तो ये 4.7 के बिलियन ईयर के आसपास है, जिसे कंबाइंड रूप से मोटा मोटा हम 5 बिलियन मान लेते हैं, है ना। यानी कि बची हुई उम्र कितनी है? बाकी उम्र कितनी है? बाकी उम्र, तो बाकी उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है, या वर्तमान उम्र भी लगभग 5 बिलियन वर्ष है। मतलब ये हो गया कि हमारा जो सूर्य है लगभग मोटा मोटा अपनी आधी जिंदगी जी चुका है, आधी जिंदगी और उसकी बची हुई है। और जिस दिन उसकी आधी जिंदगी खत्म होगी, तो खत्म होते ही वो परिवर्तित किस में होगा? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारे सूर्य का जीवन का अंत होगा तो अंतिम समय में वो किस स्वरूप में बदलेगा? तो वो बदलेगा आपके लाल दानव के रूप में। किस रूप में बदलेगा? लाल दानव के रूप में। लाल दानव के मतलब बहुत उसका आकार बढ़ जाएगा। पता चलेगा कि जो हम आज प्लेनेट पढ़ रहे हैं बुध और शुक्र, वो उसको अपने अंदर समाहित कर ले और उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। ब्लास्ट होके क्या बनाएगा? व्हाइट ड्वार्फ। चलो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग पहुंचता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये मीटर में है। ये 15, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए 15, ये 15 यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, ये 12 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मीटर में। और एक चीज और याद रखिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पहले प्रकाश वर्ष हुआ करता था। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। पहले ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, अब सबसे बड़ी इकाई नहीं है, अब पारसेक है। क्या है सबसे बड़ी इकाई? क्या है दूरी की? पारसेक। पारसेक है सबसे बड़ी इकाई, पारसेक है। ठीक है, जो आपके जिसमें आपका एक पारसेक में देखेंगे ना, एक पारसेक में लगभग 3.6
लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर सबसे बड़ी इकाई होती है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा इसे बोलते हैं, भोर का तारा इसे बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं और प्रेशर कुकर ग्रह भी बोलते हैं। सारा काम जो है कि ये पे मैंने यहीं पे बता दिया है ना, ये सारा काम यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी बोलते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी बोलते हैं। ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही है, शुक्र। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति है। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। और रेड इसका कलर क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के दो उपग्रह या दो चंद्रमा है, जो फोबोस और डीमोस है। फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद उपग्रह है, सॉरी। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इस चीज को याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 इंटू 10 टू दी पावर नहीं दे रखा, 10 इंटू 3 इंटू 10% ऑफ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अब जब मैंने फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया है ना, फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया है, तो ज्योग्राफी में देखेंगे फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस वहां पे लगी हुई हैं, तो वहां पे देखेंगे तो मैंने इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया है। एक एक चीज को वहां पे बहुत सारे जो है कि उपग्रह के बारे में, है ना, आपके क्या बोलते हैं कि बृहस्पति के उपग्रह के बारे में, शनि के उपग्रह के बारे में, अरुण के उपग्रह के बारे में, वरुण के उपग्रह के बारे में, सारे उपग्रह के बारे में मैंने बहुत डिटेल से वहां पे चर्चा कर रखी है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार छल्ले हैं? 7, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा 7 छल्ले यहाँ पे है। हालांकि छल्लों की संख्या वर्तमान में देखेंगे ना तो इंटरनेट वगैरह पे बढ़ा हुआ दिखा रहा है, लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना है ना। जब तक कोई अथॉरिटी, कोई प्रॉपर साइट जारी नहीं करती है, बुक में नहीं आ जाता है, तब तक हमको यही मानना है। किस ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम है? जल से भी कम किसका है? शनि का है, शनि का। ये एक में भी नहीं है, आधे जो है कि ग्राम के आसपास है, बहुत कम है, बहुत कम। यहां तक कहा जाता है, कहा यह जाता है कि अगर जो है कि शनि ग्रह को उठा करके पानी में रख दिया जाए, है ना, पानी में रख दिया जाए, तो पानी में डूबेगा नहीं, पानी में क्या होगा? तैरता रहेगा, है ना। जल से भी कम है, तो जल में डूबेगा ही नहीं। जल में वही चीजें तो डूबती हैं जिनका घनत्व तो जल के घनत्व से ज्यादा होता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को जो है कि सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है। इसी यही तो बात मैं बता रहा था ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा क्या करता है? ट्रेवल करता है, घूमता है। बीच में पड़ती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास जो है कि टहलता रहता है दोनों साइड। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? तो आपके 23 सितंबर और 21 मार्च को। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन ऐसा है, 2 दिन ऐसा है जो सूर्य सीधे सीधे विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे कह लीजिए, या इक्वेटर पे सीधे सीधे चमकता है, सीधे सीधे यहीं पे चमकता है ये।
एक मिनट। सॉरी, चलिए इसकी बात कर रहे थे। हमेशा उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा है। हमेशा उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर हमेशा चमकता रहता है। कल भी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगेगा? अमावस्या के दिन। कब लगेगा? अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या के दिन। उसी तरीके से पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगेगा? पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा को रात को। ठीक है। 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तीसरी रेखा है। 0 अक्षांश रेखा जो है कि विश्व भूमध्य रेखा है। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई हैं। चलो आगे चलते हैं। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। यानी कि एक देशांतर टू सेकेंड देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है ना। तो 15 डिग्री में चले जाएंगे, 15 डिग्री देशांतर में चले जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा। एक घंटा। ठीक है। चलो, नीला ग्रह पृथ्वी को, लिविंग प्लेनेट जीवित ग्रह पृथ्वी को, ग्रीन ग्रह प्लेनेट जो है कि आपके पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को, पीला ग्रह शनि को, छल्ले वाला ग्रह शनि को, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को। किसे बोलते हैं? यूरेनस को लाइन प्लेनेट, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह मैंने आपको बता रखा है ना, वरुण है। वरुण क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। इसके टेम्परेचर कितना है? -225 डिग्री। जबकि अरुण का देखेंगे तो ये -214 डिग्री। कितना है? -214 डिग्री है। ये मैंने आपको बता रखा है। चलो आगे चलते हैं। जीवाश्म ग्रह, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना। चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म। पृथ्वी का जीवाश्म बोला जाता है। इस तरीके से आप मान के चलिए कि चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है। ये सारे ठोस हैं, ये सारी गैसीय अवस्था में है। इनके पास जो है कि चंद्रमा यानी कि उपग्रह कम है, इनके पास उपग्रह ज्यादा है। इनके पास कोई छल्ला या रिंग नहीं है, इन सारे के पास जो है कि छल्ले हैं अपने, है ना। ये कुछ जो है कि इसमें बेसिक अंतर है। अपसौर भी मैंने बताया। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर, जो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। और उपसौर सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जुलाई को। कब होती है? 3 जुलाई को। ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये सारी चीजें एज इट इज सेम टू सेम आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज मिर्जापुर के पास, या कह लीजिए कि प्रयागराज के पास जो है कि गुजरता है। जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है, मेन टाइम, वहां से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे क्या है? प्लस में है।
हो अच्छा, ये लगा रखा है मैंने, पूरा आ रहा है इसमें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पूरा, 66.5 डिग्री। इसको थोड़ा सा, चलो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये पे मैंने ग्लोब लगा रखा है यहाँ पे, ये देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री है। ये आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री है ना। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है ना। ये आपका क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। ये देखेंगे ये आपका 23.5 डिग्री, ये है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा है, मकर रेखा। अब इसके बीच के क्षेत्र को बोलेंगे, इसके बीच के क्षेत्र का, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधी है, उष्णकटिबंधी। उसके बाद जाएंगे तो आपको शीतोष्ण कटिबंधी ऊपर मिलेगा और नीचे आपको शीतोष्ण कटिबंधी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चले जाए, ये आपकी क्या है, ये आपकी 66.5 डिग्री है, ये नीचे आपकी 66.5 डिग्री है। ये आपका यहाँ पे पोल है, यहाँ पे ये पोल है ना। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, 23.5 डिग्री से। 66.5 डिग्री क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो आपका उत्तरी ध्रुव मिलेगा, और 90 डिग्री आपको दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, है ना। वैसे ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। ये सारी बातें यहाँ पे दे रखी है। चलो अब इससे ज्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं करना। यही जो दो रेखाएं हैं ना, इसी दो रेखाओं के बीच में क्या होता है, सन ट्रेवल करता है। कभी सन यहां से जाएगा, एक बार यहां जाएगा, फिर यहां से कहां आएगा, यहां पर आएगा। तो इस तरीके से सन हमेशा मूव करता रहता है दो रेखाओं के बीच में, और इन्हीं रेखाओं के बीच में जितने भी स्थान हैं वहां पे कम से कम साल में एक बार एंगल में ठीक ऊपर से चमकेगा नहीं। वैसे ही सेम दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप मकर रेखा से नीचे की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से नीचे की बात करते हैं, तो यहां पे सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकेगा, प्रकाश जाएगा लेकिन सीधा नहीं चमकेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक टाइम जोन कहां पे है, तो सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है, फ्रांस में है, उसके बाद रूस में है, उसके बाद अमेरिका में है। चीन में 5 है, भारत में 1 है, फ्रांस में 12 है, रूस में 11 है, अमेरिका में 9 है, चीन में 5 है और भारत में 1 ही है। हालांकि भारत में कहा जाता है कि हमें अलग टाइम लाइन दो। समस्या होती है जो आपके असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो वहां की ऑफिस टाइमिंग अलग होनी चाहिए, गुजरात की ऑफिस टाइमिंग अलग होती है। मान लीजिए आपका अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे आपका सनराइजिंग हो रहा है, तो गुजरात में 8 बजे होगा। मस्त वो लोग 8 बजे तक सोएंगे, देर तक जगेंगे, वो काम करेंगे मस्त। तो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या चाहिए, उनके यहां 6 बजे सूर्योदय हो गया या सुबह के 4 बजे सूर्योदय हो गया, तो 4 बजे हो गया और 10 बजे से ऑफिस है, तो 4 से 10 के बीच 6 घंटे उनका बेकार है। तो उनका ऑफिस टाइमिंग क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। 8 बजे से कर दो उनका ऑफिस टाइमिंग,
और रात शाम को जल्दी क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो उनको जल्दी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी समस्याएं हैं भारत में टाइमलाइन को लेकर के। इसीलिए कई बार जो चाय बागान जोन वाले जो देश क्षेत्र हैं हमारे भारत के, वो अलग टाइमलाइन की मांग करते हैं, चाय बागान टाइमलाइन अलग मांग करते हैं, है ना। अब देखिए कहां तक होता है नहीं होता, ये बात अलग की है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती है तीनों अफ्रीका महाद्वीप से, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। विषुवत रेखा और मकर रेखा कहां से गुजरती है, ब्राजील से। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय है, तो अमेरिका और एशिया के, अमेरिका और एशिया के। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया आपका एकमात्र ऐसा देश है या महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ये आपका देश भी है, एक देश भी है। और महाद्वीप भी है। यहां पे कोई भी जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि वो एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। भारत में एक्टिव ज्वालामुखी है ना, भारत में भी क्या बोलते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी मुझे नाम कन्फर्म याद आ नहीं रहा है, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे, या तो फिर इसमें कहीं आगे होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को जो है कि बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली जो है कि इटली के एक महाद्वीप पे जाएंगे वहां पे, तो वहां पे बहुत फेमस जो है कि ये ज्वालामुखी है, वो हमेशा 24 घंटे लावा फफकता रहता है, फेंकता रहता है। तो जो लोग समुद्र में चलने वाले होते हैं, जो यात्री होते हैं, जहाज लेके चलने वाले, दूर से ही पता चल जाता है लोकेशन, इसीलिए इसे प्रकाश स्तंभ बोला जाता है भूमध्य सागर का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वत में है। सौर मंडल के बारे में अब क्या हो गया, सूर्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चलो भाई देख लेते हैं। पृथ्वी से मध्य दूरी क्या है, लगभग आपका 15 करोड़ वर्ष या 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। आयतन कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना है। द्रव्यमान कितना है, लगभग आपका 3,32,000 गुना है पृथ्वी से। सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिल्कुल खौलता हुआ तारा है। रासायनिक संगठन क्या है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका हीलियम है, उसके बाद अन्य तत्व है। आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, अभी मैंने बता दिया है ना। चलो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग ये हो ही गया है। सूर्य से प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10 डिग्री मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर घंटे होना चाहिए, पर घंटे है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ये मैंने पीछे भी बताया है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे जो है कि बड़ी संरचना, पहले दूरी की सबसे बड़ी मापक थी, जबकि अब दूसरी सबसे बड़ी मापक है। पृथ्वी से संबंधित आकृति देखेंगे तो जियोइड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 है। अक्ष पे ध्रुवीय व्यास 12,714। भूमध्य रेखा व्यास 12,700 और जो है कि 56। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12,756 और 12,714 कितना हो जाएगा,
42। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये पूछा जाता है कि जो आपका पोल का जो है कि व्यास है और भूमध्य रेखा का व्यास है, इन दोनों का अंतर कितना होता है? तो अंतर होता है 42 किलोमीटर। कितना अंतर होता है? 42 किलोमीटर। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। द्रव्यमान 5.9697 इंटू 10 टू द पावर 24, ये 10 टू द पावर 24 होना चाहिए, 24 टू द पावर होना चाहिए 24। जलीय भाग कितना है? 71%। स्थलीय भाग 29%। आयतन कितना है? 10.83 इंटू 10 टू द पावर 11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है? 5.5 पानी के घनत्व के सापेक्ष। ये मैंने आपको लास्ट में पहले भी बता रखा है ना। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय कितना है? लगभग 24 घंटे, है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पूरा 24 घंटे नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। लगभग 365 घंटे, 365 दिन 6 घंटे के आसपास। परिक्रमण वेग कितना है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? तो आपका 96 किलोमीटर। अब देखिए, परिभ्रमण का मतलब क्या हो गया? घूर्णन। अपने अक्ष पे कितने समय में घूर्णन होता है, ठीक है। परिक्रमण का मतलब क्या हो गया? सूर्य की एक परिक्रमा कितने में करती है पृथ्वी। परिक्रमण वेग यानी कि जो जिस गति से पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, वो गति कौन सी है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट का। एक ही और चीज है, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई कहां से मापी जाती है? यानी कि भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, जैसे आप किसी जो है कि बस स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, है ना, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए, तो वहां पे आपको क्या बोलते हैं कि जो स्टोन वगैरह लिखा होता है डिटेल वगैरह में, तो वहां पे लिखा होता है कि पृथ्वी तल से 1200 मीटर ऊपर, पृथ्वी तल से 2200 मीटर ऊपर, पृथ्वी तल से 150 मीटर ऊपर, पृथ्वी तल से 500 मीटर ऊपर। तो ये जो पृथ्वी तल से ऊंचाई मापी जाती है, तो भारत में पृथ्वी तल की ऊंचाई कहां से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है। याद रखिएगा, चेन्नई से मापी जाती है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पृथ्वी समुद्र तल से ऊंचाई किस स्थान से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई मैरियाना ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर। कितना है? 11,033 मीटर। अब ये जो चार्ट यहां पे मैंने बना रखा है, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में कुछ डिटेल लास्ट में मैंने चार्ट के फॉर्म में लिख रखा है। तो ये आपके ग्रहों के नाम है ना। सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि है, यानी कि एक परिक्रमा कितने समय में पूरा होता है, यानी कि हर एक ग्रह का 1 वर्ष की अवधि कितनी होती है, और पृथ्वी के दिनों के अनुसार, है ना। और अक्ष पर घूर्णन की अवधि कितनी होती है, और उपग्रहों की कितनी संख्या है। बुध है 88 दिन में आपके
सूर्य का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पे घूमने के लिए कितना लगता है, तो लगभग आपका जो है कि ये देखेंगे तो लगभग 58 लगभग 58 घंटे लगते हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग। वैसे ही शुक्र का जो है कि एक वर्ष का टाइम कितना होता है, 224 दिन या 225 दिन। जबकि यहां पे ये थोड़ा सा डाटा गड़बड़ हो रखा है, ये होना चाहिए आपका 243 है ना, 243। अब यहां पे देखेंगे जो शुक्र है, शुक्र की दिन की अवधि साल की अवधि से ज्यादा है। शुक्र की दिन की अवधि साल की अवधि से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये होगा जो शुक्र है, शुक्र अपने पूरे ध्रुव पे यानी कि अपने का देखेंगे 365 24। मंगल का देखेंगे तो मंगल का आपके 600 आपके 87 दिन अर्थ का एक साल होता है, जब 25 घंटे एक दिन का होता है। बृहस्पति का देखेंगे तो ये 12 पृथ्वी वर्ष है, पृथ्वी वर्ष है, और ये पृथ्वी दिन, यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। बृहस्पति पे दिन कितना होता है, 9.5 घंटे का। सबसे छोटा अगर ये पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह पे सबसे छोटा दिन होता है, तो बृहस्पति का। इसके उपग्रह कितने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फटाफट। शनि का एक जो है कि आपका अर्थ ईयर होगा, अर्थ ईयर है ना। तो सबसे लंबा वर्ष किसका होता है, वरुण का, है ना। उसके बाद देखेंगे आपका शनि में जो है कि दूसरा सबसे छोटा दिन होता है, इसके 146 के आसपास, 149 के आसपास, 40 के आसपास है। 18 घंटे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है दे रखा है, मैंने टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, तो याद रखिएगा। अब सारा कार्यक्रम लगभग हो गया है, अब कुछ ही चीजें बची हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम है ना, आकार के अनुसार। बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। द्रव्यमान के घटते हुए क्रम में बृहस्पति सबसे पहले, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपकी पृथ्वी आएगी, फिर बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद वरुण, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण, उसके बाद शनि। क्योंकि शनि सबसे हल्का ग्रह है। शनि क्या है, सबसे हल्का ग्रह है। शनि सबसे हल्का हो गया। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते
पूरे क्रम बढ़ते हुए क्रम। तो बुध के बाद देखेंगे तो शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण, उसके बाद मंगल, उसके बाद परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, परिक्रमण गति के अनुसार। तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद परिक्रमण वेग के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वन। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो देख लेते थोड़ा सा। पृथ्वी से मध्य दूरी यानी कि औसत दूरी देखेंगे तो आपका 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि कितनी है? तो लगभग 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट, मोटा मोटा आप मान के चलो 28 है ना, मोटा मोटा 28। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? लगभग इतनी ही है, सेम टू सेम है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल है ही नहीं, इसीलिए देखेंगे, इसीलिए चंद्रमा पे काले काले गड्ढे दिखाई देते हैं। और वो जो गड्ढे हैं वो एक्चुअली सतह पे, चंद्रमा पे जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, और जो धब्बे हैं तो चंद्रमा के सतह पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या है? गड्ढे है ना। और गड्ढे बने कैसे हैं? उल्का पिंड। कैसे बने? उल्का पिंड। अब वहां पे वायुमंडल है नहीं, उल्का पिंड आया, उल्का पिंड आया तो कोई प्रतिरोधक बल नहीं है, संघर्ष नहीं होगा, घर्षण बल नहीं लगेगा, जलेगा नहीं। तो जैसा उल्का पिंड आया वैसे ही जाके क्या होगा? चंद्रमा से टकरा जाएगा। अब वैसे ही टकराएगा तो बड़े 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 क्या होंगे? गड्ढे वहां पे बन जाएंगे। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो व्यास देखेंगे तो आपका 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में देखेंगे तो कितना है? 1:81। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग, अदृश्य भाग कितना है? लगभग 41%। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट। 35,000 फीट। लिग्निट पर्वत जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, ये सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है। इस प्रकार देखते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम क्या होगा? क्लास। अब इसके बाद जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रश्नों को और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में नहीं होगा तो वो देखेंगे, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए